बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन जिस पेपर का अभी अध्ययन करेंगे वो जो टॉपिक चल रहा था अपने 1935 का एक्ट, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। क्योंकि ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक जानकारी के हिसाब से भी, एक सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी और प्रश्न के रूप में भी ये आपको जो है वो पूछा जाएगा। छोटे और बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी रखनी है। कल मैंने बताया था कि 1935 के एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, किस प्रकार द्वैध शासन का अंत कर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया गया, स्वशासन की स्थापना करने का प्रयास किया गया, यद्यपि आधा अधूरा ही। किस प्रकार केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की कोशिश की गई, किस प्रकार संघ की प्रस्तावना की गई, एक संघ बनाने की योजना थी जो कि कभी फलीभूत नहीं हो पाई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई जो बाद में चलकर सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विकसित होता है। तो ये बहुत सारे प्रावधान थे और जब हम मूल्यांकन करके एक देखते हैं तो हमको लगता है कि ये यद्यपि एक प्रयास था भारत में भारतीयों के हाथों में स्वशासन की शक्ति देने का, लेकिन प्रयास बहुत ही आधा अधूरा था और कुल मिलाकर एक लोकतंत्र की दिशा में अपेक्षित बड़े कदम की बजाय बहुत छोटा कदम था। अब आज जो है अपन इसको इस एक्ट के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को जो स्वशासन दिया गया प्रांतों में, वो क्या प्रावधान था, उसके, उसके उसका क्या हुआ, कैसे क्रियान्वित हुई, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि पहली बार प्रांतों को एक वैधानिक सत्ता देने का प्रयास इस एक्ट के द्वारा किया गया। और यद्यपि केंद्र में संघ प्रस्तावित था, संघ की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन इस एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों के साथ एक संघीय इकाई के रूप में ही व्यवहार किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर प्रांतों को स्वायत्त शासन देने की शुरुआत हुई। अब सबसे पहले 1935 के अधिनियम के तहत जो है वो सभी प्रांतों के लिए एक ही प्रकार के विधानमंडल नहीं बनाए गए थे, ये भी है। कुछ प्रांतों में ये बाइकैमरल था, द्विसदनीय था, और कुछ प्रांतों में एक सदनीय, जैसे असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में व्यवस्थापिका जो थी प्रांतों की वो द्विसदनीय होनी थी। और जो बाकी के प्रांत थे जैसे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत में सिर्फ एक ही सदन होना था। प्रथम सदन का नाम विधानसभा और द्वितीय सदन का नाम विधान परिषद था। विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे और विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के साथ नामजद यानी मनोनीत सदस्य भी होते थे। और संख्या भी अनुपातिक थी। कुल मिलाकर जनसंख्या के अनुपात में मद्रास में 215 सदस्यीय विधानसभा थी, मुंबई में 175, पंजाब में 175, बंगाल में 250, संयुक्त प्रांत में 228, बिहार में 152, मध्य प्रांत और बरार में 112, असम में 108, उड़ीसा और सिंध में से 60, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50। तो इस प्रकार ये विधानसभाएं अलग अलग संख्या के साथ इसमें थी और इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए भी स्थान सुरक्षित थे। और जो कुछ स्थान थे वो अलग अलग जो वर्ग समाज में, जो औद्योगिक वर्ग, वाणिज्य, जमींदार, मजदूर, विश्वविद्यालय, इस आधार पर भी सुरक्षित थे। कुछ महिलाओं के लिए भी स्थान सुरक्षित थे। और इस प्रकार ये विधानसभाओं का गठन पहली बार किया गया, पहली बार भारतीयों के हाथों में सत्ता देने की कोशिश की गई। इसी प्रकार विधान परिषदों का गठन हुआ, तो जो 6 प्रांत थे वहां पर विधान परिषद थी। आज भी हम जानते हैं कि भारत में सभी प्रांतों में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषदों की व्यवस्था 6 प्रांतों के लिए थी, जिसमें बंगाल में 75, मद्रास में 56, संयुक्त प्रांत में 60, बम्बई और बिहार में 30 और असम में 22 थी। ये निर्वाचन का अधिकार सामान्यतः प्रांतीय व्यवस्थाओं के लिए वयस्क नागरिकों द्वारा चुनाव होता था, लेकिन जनसंख्या का मात्र 14% ही यह अधिकार प्राप्त या इस अधिकार से मताधिकार का अधिकारी था।
तो इसलिए 14% मात्र ही जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था। तो कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया आधी अधूरी ही लगती थी। अब हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका की शक्तियां क्या थी। देने की कोशिश तो की गई शासन व्यवस्था भारतीय प्रांतों में, लेकिन क्या थी? प्रांतीय व्यवस्था को प्रांतीय और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन यदि समवर्ती सूची किसी विषय पर प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका के बीच में कानून के बीच में संघर्ष की स्थिति हो, तो केंद्रीय कानून ही लगभग मान्य होता था। ये स्थिति तो आज भी 7वीं अनुसूची के अंदर है। और दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना किसी भी कानून के लिए जरूरी था। धन विधेयक को छोड़कर समस्त विधेयक जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते थे। इसमें बजट बहुमत से लिया जाता था। बजट पर यद्यपि दोनों सदनों में विचार किया जाता था, परंतु इसको पास करने का एक छत्र अधिकार विधानसभा को ही था। और कुल मिलाकर व्यवस्थापिका प्रशासन के विभिन्न तंत्रों पर अनेक माध्यमों से, जैसे प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, बजट की अनुदान मांग इत्यादि के माध्यम से नियंत्रण रख सकती थी। और इसीलिए इसी संदर्भ में बजटीय शक्तियां भी थी। बजट के बारे में भी विधानसभा की शक्तियां थी। जो बजट था उसको लगभग संपूर्ण व्यय का बजट का 75% मत सापेक्ष होता था, लेकिन गवर्नर को अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या कम की गई अनुदान को पुनः वो स्वीकृत कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका का अधिकार तो था प्रांतीय व्यवस्थापिका, लेकिन गवर्नर का अधिकार ओवर पावरिंग था, अधिक था। अब प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ क्या था? कुल मिलाकर हम देखें तो जो 1919 के एक्ट के तहत द्वैध शासन चला, उस द्वैध शासन को समाप्त करके इस एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया गया। इसका कुल मिलाकर ये अर्थ था कि प्रांतों को एक निश्चित कार्य क्षेत्र में स्वायत्त रूप से शासन करने का अधिकार दिया गया, विषय निर्धारित कर दिए गए और उनको उत्तरदायी शासन की ओर ले जाया गया। यानी कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को, निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं को शासन करने का स्वायत्त रूप में अधिकार दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो गवर्नर है या फिर केंद्र है, उसके द्वारा अवांछित अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रांतीय सूची के 54 विषयों पर विधायी और प्रशासनिक सत्ता प्रदान तो की गई, लेकिन जिस प्रकार गवर्नर की शक्ति थी वो बहुत ज्यादा सफल होता नहीं दिख रहा था। और बाहरी कई सारे प्रतिबंध थे प्रांतीय स्वशासन के ऊपर, गवर्नर हो या ब्रिटिश सरकार हो या आपातकालीन प्रावधान हो इत्यादि इत्यादि। केंद्र का भी नियंत्रण हो, गवर्नर जनरल का नियंत्रण हो। इस एक्ट की अनुच्छेद धारा 156 के अनुसार गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को भारतीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता था। यदि गवर्नर अपने प्रांत में यह घोषणा कर देता था कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो उसके अनुसार सरकारी नहीं चलाई जा सकती थी और प्रांतीय सरकार का अंत हो जाता था, उसको भंग कर दिया जाता था। इसी प्रकार गवर्नर जनरल का कई प्रकार के बाहरी उसके ऊपर प्रतिबंध थे। आंतरिक रूप से भी वो ये जो शासन करने की शक्ति थी, स्वायत्त शासन करने की शक्ति थी, वो संपूर्ण नहीं थी। कुल मिलाकर जो मंत्रियों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए वो उनके पास पूरी तरह से नहीं थी। वित्तीय अधिकारों का बहुत ज्यादा अभाव था, इस कारण से भी ये योजना थोड़ी आधी अधूरी ही थी। 1935 के एक्ट में मंत्री परिषद का गठन भी किया गया, मंत्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई और प्रांत की आवश्यकता अनुसार जो है वो उनको तय करने का अधिकार था। लेकिन एक देखें तो कुल मिलाकर प्रैक्टिकली देखें तो उड़ीसा में एक टाइम पर 3 ही और बंगाल में 12 मंत्री थे। तो इस प्रकार जो है वो बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में ये प्रांतीय स्वायत्तता का शासन नहीं था, लेकिन फिर भी प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो स्थापित करने की कोशिश की गई थी। अब इस एक्ट की एक खास
आलोचना इस बात की होती है कि कुल मिलाकर गवर्नर की शक्तियां असीमित रखी गई। अब देखिए, गवर्नर ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था, ब्रिटिश सरकार के कार्य के अनुसार ही वो जो है, इच्छा के अनुसार ही वो कई बार हस्तक्षेप भी करता था। तो गवर्नर की जो असीमित शक्तियां रखी गई हस्तक्षेप करने की, इस कारण से इस एक्ट की आलोचना की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत पूर्णतः सफल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि गवर्नर को एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई थी। और कहा जाता था कि बैलगाड़ी के देश में गवर्नर रोल्स रॉयस की भांति था। वो उसके शान और शौकत, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थी। जैसे मंत्रियों के परामर्श के आधार पर प्रयोग की जाने वाली शक्ति थी उसकी, स्वविवेक की शक्तियां थी और विशेष उत्तरदायित्व से संबंधी शक्तियां थी। और स्वविवेक की शक्तियां इतनी ज्यादा व्यापक थी कि वो बहुत ज्यादा मंत्रियों के निर्णय को प्रभावित करने वाला था, है ना। सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, गुप्तचर विभाग, है ना, इत्यादि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिकार थे। वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर को यह निर्धारित करने का अधिकार था कि बजट का कौन सा मद वोटेबल है और कौन सा मद विधानसभा में वोटेबल नहीं है, और इसका उपयोग वो बराबर हस्तक्षेप करने के लिए भी करता था। तो इस तरह से ये अब प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को 1935 के एक्ट को अगर देखें तो व्यवहार रूप में इसका कैसे संचालन हुआ। 1937 में पहली बार चुनाव हुए और इस चुनाव के अंदर पहली बार कांग्रेस ने प्रांतों में, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों के लिए कांग्रेस ने हिस्सेदारी की। चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता हुई। 1 अप्रैल 1937 तक इसके चुनाव हो गए और 11 में से 6 प्रांतों, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास और मध्य प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और उसको उसकी सरकार बनी। 3 प्रांत, असम, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई और उसकी मिलीजुली सरकार बनी। पंजाब और सिंध में जो है वो क्षेत्रीय दलों को सफलता मिली। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक पार्टी की सत्ता आई। और साथ में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सत्ता आई। और हालांकि यूनियनिस्ट पार्टी में मुसलमान अधिक थे, लेकिन ध्यान रहे कि मुस्लिम लीग नहीं था, ये मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग था। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस चुनाव में मुस्लिम लीग को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट थी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर, वहां भी मुस्लिम लीग को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। 482 टोटल मुस्लिम आरक्षित सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें मात्र 51 सीटों पर ही मुस्लिम लीग जीत पाई थी। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात थी कि मुस्लिम लीग का हारना और कांग्रेस की सफलता। कहते हैं कि कांग्रेस की सफलता के बाद जब कांग्रेस ने सरकारें बनाई तो मुस्लिम लीग ने ऑफर भी किया था कि वो उसको सरकार में हिस्सेदारी करे, लेकिन कांग्रेस ने इसको, नेहरू जी ने और अन्य कांग्रेसियों ने अस्वीकार किया, स्वाभाविक रूप से उनकी सांप्रदायिक नीतियों के कारण। लेकिन उसके प्रतिक्रिया स्वरूप फिर उसके बाद मुस्लिम लीग घोर सांप्रदायिक नीति पर चलने लग गई, कांग्रेस सरकारों का विरोध करने लग गई और लगभग 28 माह तक कांग्रेस की सरकारें रही प्रांतों में। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल का एक तरफा रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा शामिल घोषित किए जाने के विरोध में कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया सामूहिक रूप से। तब तक मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती रही और दुष्प्रचार करती रही कि कांग्रेस शासन असल में हिंदू शासन है और मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ। 1935 का एक्ट जो है 1937 तक, 37 से 39 तक चला और कांग्रेस के साथ। और जिस दिन कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया, मुस्लिम लीग ने उस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1940 में अंग्रेजों के उकसावे में आकर उनके मोटिवेट करने के कारण उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना काया, जो पाकिस्तान की एक प्रकार से औपचारिक नींव पड़ी। तो 1935 का एक्ट इसके विविध पहलू और इसके प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के बारे में अविस्तार से तैयारी
करें, इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं।